नमस्कार, मेरा नाम मंजुल त्रिवेदी है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इकाई 3 के विषय आईसीटी एवं सुरक्षित अभ्यास एवं इकाई 4 के विषय जीवन पर्यंत अधिगम के लिए आईसीटी पर बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि आईसीटी क्या है, आईसीटी की अवधारणा क्या है और कौन-कौन से जो मूल तत्व हैं, जो आईसीटी के जो हमें शिक्षा के क्षेत्र में मदद करते हैं। हमने आईसीटी की अवधारणा को समझा था और आईसीटी के विभिन्न उपागमों पर विस्तृत चर्चा की थी। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि आईसीटी के विभिन्न उपागमों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही लाभकारी, गुणवत्तापरक और प्रभावी बनाया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि मानव जीवन के संबंध में जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में आईसीटी का बेहतर उपयोग करके हम प्रक्रियाओं को त्वरित और प्रभावी और गुणवत्तापरक बना रहे हैं। हम चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो या समाज विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र हों। प्रत्येक क्षेत्र में आईसीटी ने अपनी मौजूदगी से उनकी प्रभावकारिता को बढ़ाया है। तो हमने देखा कि आईसीटी के जो विभिन्न टूल्स हैं, वो किस तरह से व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाते हैं। हमने ये समझा कि जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, व्हाइट बोर्ड है, एलसीडी प्रोजेक्टर है, इंटरैक्टिव बोर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे उपागम हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन संसाधन तो आईसीटी के संदर्भ में बहुत उपलब्ध हैं। मूल बात ये है कि हम उन संसाधनों के प्रयोग में कितना दक्ष हैं। हम उन संसाधनों का विवेक सम्मत उपयोग करेंगे, तभी आईसीटी का जो लाभ है, वो हम व्यवस्थाओं को दे पाएंगे। इसीलिए आईसीटी के जो प्रमुख पक्ष हैं, उनके उपयोग को आज हम समझेंगे और हम समझेंगे कि किस तरह हम आईसीटी का स्मार्ट यूज करके व्यवस्थाओं को प्रभावी बना सकते हैं। क्योंकि ये बात विशेष जानना जरूरी है कि यदि हम आईसीटी का गुणवत्तापरक प्रयोग और उसका स्मार्ट यूज नहीं जानेंगे, तो आईसीटी का जो लक्ष्य, जिस लक्ष्य को लेकर के हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। लेकिन यदि हम उसके प्रयोग में दक्ष हैं, तो निश्चित रूप से वह व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए काम में आएगा। आईसीटी के जो विभिन्न टूल्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला टूल है, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में हम सभी जानते हैं। कंप्यूटर अब आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाला शब्द है और लगभग हम सभी इससे भौतिक रूप से परिचित हैं। कंप्यूटर का जब हम शिक्षा में प्रयोग की बात करते हैं, तो शिक्षा में शिक्षकों के बीच और विद्यार्थियों के बीच, दोनों के मध्य ये एक जो है लोकप्रिय डिवाइस है। कंप्यूटर के माध्यम से जो शिक्षक है, वो जो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है, उसको अरेंज करता है, उनका संसाधन करता है और उनको विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम भी करता है। अनेक टूल्स जिनकी हमने चर्चा की थी, जैसे गूगल डॉक्स है, स्लाइड है, तमाम ऐसे टूल हैं जिनके माध्यम से वो विषय वस्तु के संदर्भ में सामग्री का निर्माण करता है और सामग्री का निर्माण करने के बाद विद्यार्थियों तक वो सामग्री पहुंचाई जाती है। विद्यार्थी भी स्वाधिगम में कंप्यूटर का बहुतायत से प्रयोग करते हैं और शैक्षिक प्रक्रियाओं को लाभ उनसे काफी मिल रहा है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन हम कंप्यूटर का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन क्या हम कंप्यूटर के जो मूलभूत तत्व हैं, उनसे परिचित हैं? जैसे कंप्यूटर का प्रयोग आज आम हो गया है, लेकिन उसके जो मूल तत्व हैं, उनमें कौन इंटरनल कौन एक्सटर्नल चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इन सब का जब हम उपयोग जानेंगे, इन सब के बारे में हम जब जानेंगे, जब हम कंप्यूटर के घटकों को जानेंगे, तब हम इसका विवेक सम्मत और प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। हम जैसे बात करें कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर स्वयं में एक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के माध्यम से काम करता है। तो हमको कंप्यूटर के कौन से निर्देश कब दिए जाने हैं, किस तरह का निर्देश कब दिए जाने की आवश्यकता है, जब यह ज्ञात होगा, तो हम उसका प्रभावी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे हम कंप्यूटर के घटकों की जब बात करते हैं, तो कंप्यूटर के जो प्रमुख घटक हैं उनको हम दो रूपों में समझ सकते हैं। पहला हार्डवेयर है और दूसरा सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर का है, हमारा हार्डवेयर का अर्थ है कि कंप्यूटर के उन हिस्सों से ये इसका सरोकार है जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें छूकर महसूस किया जा सकता है। जो अतः हार्डवेयर वो घटक हैं जो भौतिक हैं और दृश्यमान हैं। इस प्रकार जैसे हम देखते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, मदरबोर्ड, ये सभी हार्डवेयर के उदाहरण हैं। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम प्रत्यक्षतः देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ये भौतिक रूप से हम सभी के सम्मुख उपस्थित होता है। अगर हम हार्डवेयर के विभिन्न आंतरिक भागों की बात करें, तो अनेक उसमें घटक सम्मिलित हैं जो कि मिल करके कंप्यूटर को एक उपयोगी डिवाइस के रूप में सृजित करते हैं। जैसे पहला घटक है सीपीयू। सीपीयू एक बहुत ही कॉमन शब्द है जिसको हम सभी कंप्यूटर के संदर्भ में सुनते हैं। इस सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये जो सीपीयू है, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। सीपीयू क्या करता है? ये इनपुट प्राप्त करता है, संसाधित और आउटपुट उत्पादित करता है। सीपीयू में मदरबोर्ड, रैम और रोम ये सभी सम्मिलित हैं। तो यह जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, इसमें सभी जो आंतरिक क्रियाएं हैं वो इसी में संपन्न होती हैं। तो सीपीयू कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसके बिना कोई भी कंप्यूटर अपना कार्य नहीं संपादित कर सकता है। इसके बाद हम देखें सीपीयू के अतिरिक्त और भी अन्य घटक हैं जिनमें आईओ डिवाइस है जिसको हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जो इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है, ये उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर को डेटा प्रदान करने की अनुमति देती है, जबकि जो आउटपुट डिवाइस है वह हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर द्वारा जो संसाधित डेटा है उसके परिणामों को प्रदर्शित करने, प्रोजेक्ट करने या भौतिक रूप से पुनः प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जो इनपुट डिवाइस हैं उनमें कुछ जो उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो जैसे कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। हम देखते हैं कि कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर में प्रमुखता से किया जाता है। कंप्यूटर में हमें कुछ भी एंट्री करनी है, कुछ भी हमको वर्ड डालने हैं, कुछ डेटा के लिए हमको नंबर्स एंट्री करने हैं, तो उसका माध्यम हम जो है देखते हैं कि कीबोर्ड ही है। कीबोर्ड भी आजकल अनेक तरह के आते हैं जो वायर से कनेक्ट होते हैं, वो भी कीबोर्ड हैं। और आजकल ब्लूटूथ कीबोर्ड भी आते हैं जिनके माध्यम से हम एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा करके आसानी से कार्य कर सकते हैं। माउस भी हम जानते हैं कि माउस भी ब्लूटूथ वाले आ गए हैं अब और आसानी से उपलब्ध हैं कम दाम में, जिनके वायर वाले जो ब्लूटूथ है जो और जो वायर वाला माउस है उसमें ये होता है कि वायर की जितनी सीमा होती है उतना ही हम उसको जो है इधर-उधर कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास ब्लूटूथ माउस रहता है तो हम उसको उसकी जो परिधि है उसमें उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो है ये इनपुट डिवाइस है। जैसे आउटपुट डिवाइस की बात करें हम, जो वहां से आउटपुट प्रदान करते हैं, जैसे डिवाइस मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है। जैसे हम जानते हैं कि शिक्षा में प्रयोग करने के लिए बहुत सारे जो वीडियो लेक्चर हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं और कंप्यूटर के माध्यम से हम सभी उनको देखते हैं। तो ऐसे में उसकी आवाज हमको प्रत्यक्ष रूप से सही रूप से सुनाई दे, इसके लिए हम उनमें स्पीकर भी लगा सकते हैं। जो एक्सटर्नल स्पीकर लेकर के हम कंप्यूटर में लगाएंगे तो वह आवाज जो है वो प्रभावी रूप से हम तक पहुंचेगी। इसके अलावा अनेक जो है ऐसे उपकरण भी आते हैं जिनको हम अपने माइक्रोफोन के थ्रू जो कान में लगा करके भी डिवाइस यूज कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से हमको जो वास्तविक अनुभव प्रदान करने वाली आवाज है वो मिलेगी। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसको हम कनेक्ट करके कंप्यूटर के माध्यम से प्रिंट दे सकते हैं। इसके अलावा जो
संग्रहण डिवाइसेस होती हैं, जिसको हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं, मेमोरी होती है ये। जो कोई भी कंप्यूटर होता है वो बाह्य डिवाइस जो डेटा को संग्रहित करता है और आगे उपयोग करने के लिए इसे फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उसे आमतौर पर संग्रहण या मेमोरी के रूप में हम जानते हैं। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है। जो एक प्राथमिक मेमोरी होती है वो प्राथमिक संग्रहण का कार्य करती है और द्वितीयक संग्रहण का कार्य द्वितीयक मेमोरी करती है। प्राथमिक जो संग्रहण है वो सीपीयू द्वारा प्रत्यक्ष उपलब्ध है। कुछ उदाहरण की हम बात करें तो जैसे रैम है, रोम है, ये प्राथमिक में आता है। जो द्वितीयक संग्रहण है वो सीपीयू द्वारा प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे हार्ड डिस्क होती है, सीडी होती है, यूएसबी है, ये सभी संग्रहण डिवाइस है। इनके माध्यम से हम यूएसबी या पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं, सीडी का उपयोग करते हैं, हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर में जो भी डेटा उपलब्ध है उसको अगर हम एक जगह स्टोर करना चाहते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं, तो हम उसमें यूएसबी लगा करके या सीडी इंसर्ट करके वो डेटा कॉपी करके वहां पर हम सुरक्षित कर सकते हैं। और अगर हम अन्य उपकरणों की बात करें, अन्य जो चीजें कंप्यूटर में उपस्थित हैं, उनमें बात करें तो एक महत्वपूर्ण चीज होती है जिसे हम पोर्ट कहते हैं। जो पोर्ट इंटरफेरेंस है, ये कंप्यूटर और इसके बाह्य उपकरणों के बीच एक संपर्क का बिंदु है। हम देखते हैं कि कंप्यूटर में पोर्ट जो उपलब्ध होते हैं, वो कुछ आंतरिक होते हैं और कुछ बाह्य होते हैं। जैसे मॉनिटर पोर्ट है, माउस इनपुट पोर्ट है, ऑडियो इनपुट पोर्ट है और यूएसबी पोर्ट है। इन पोर्ट में हम संबंधित उपकरण को लगा करके जो डेटा है उसको उसके आधार पर हम काम कर सकते हैं। तो ये तो कंप्यूटर से संबंधित कुछ हार्डवेयर तत्व थे। अब हम देखें कि सॉफ्टवेयर से संबंधित कौन कौन से तत्व हैं। जो कंप्यूटर के मुख्य अवयव हैं उनमें हमने अभी तक समझा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं। हार्डवेयर में क्या क्या है ये हमने अब जाना। इसके बाद अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर ऐसे भाग हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन कंप्यूटर को कार्य करने के लिए आवश्यक रूप से ये अभीष्ट हैं। यह भी कहा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह है जो हार्डवेयर को कार्यों के एक विशिष्ट समूह को क्रियान्वित करने में सक्षम बनाता है। इसलिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर शुरू करने, एक वर्ड डॉक्यूमेंट या इमेज आदि तैयार करने के लिए अपेक्षित निर्देश जो हैं वो सॉफ्टवेयर है। अब क्या हम ये जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्यों महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर या कोई भी डिजिटल डिवाइस अपने आप काम नहीं करती। उसी प्रकार जब आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं, वहां कुछ निर्देश अनिवार्य हैं जिन पर कंप्यूटर काम करेगा। ऐसे निर्देशों को जो कंप्यूटर को किसी भी अभीष्ट कार्य जैसे इमेज बनाना है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, ऐसे कार्यों को संपादित करने में सक्षम बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर वह निर्देश हैं जो हार्डवेयर को विशिष्ट कार्यों को करने के लिए सक्षम बनाते हैं। अब अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर को भी दो श्रेणियों में, जो कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं उनमें हम इनको विभक्त कर सकते हैं, जिसमें पहली जो श्रेणी है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम में उपलब्ध होते हैं। जैसे ये पहली श्रेणी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करने के लिए आवश्यक है, ये हम सभी जानते हैं। इसमें जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस विंडोज है, मैक ओएस है, लिनक्स है, उबंटू है, एंड्रॉइड है, आईओएस है। एंड्रॉइड से हम सभी भली भांति परिचित हैं, हमारे जो अधिकांश मोबाइल हैं वो एंड्रॉइड सिस्टम पर काम करते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा जैसे डिवाइस ड्राइवर कुछ होते हैं, जैसे बायोस ड्राइवर है, मदरबोर्ड ड्राइवर है, साउंड कार्ड ड्राइवर है, यूएसबी ड्राइवर है। ये ड्राइवर जब तक जो है उस सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होंगे तब तक हम संबंधित उपकरण का जो उपयोग है वो भली भांति से नहीं कर सकते हैं। जो फर्मवेयर है वो रोम में अंतर्निहित सॉफ्टवेयर है, जैसे बायोस है, कंप्यूटर बाह्य उपकरण है, उपभोक्ता अनुप्रयोग, अंतर्निहित सिस्टम, प्रोग्रामिंग भाषा अनुवादक,
जैसे अनुवादक के लिए भी, अनुवाद की प्रक्रिया के लिए भी अनेक ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहते हैं। तो ये हम देखते हैं कि इनको हम, जो पहली श्रेणी है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। जो दूसरी श्रेणी है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को एक विशिष्ट कार्य करने में सक्षम बनाता है। जैसे एक इमेज बनाना है, रिकॉर्डिंग करना है, ऑडियो वीडियो एक लेक्चर डेवलप करना है। ये सब जब कार्य हमको करने होंगे तो हमको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। कुछ अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में जैसे वर्ड प्रोसेसर है, एमएस वर्ड है, लिब्रे ऑफिस है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है अनेक, जैसे फॉक्सपनो है, एमएस है, एक्सेस है। कुछ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हैं जो कि बहुत ही लोकप्रिय हैं, हम सभी जानते हैं, जैसे एडोब फोटोशॉप है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, विंडोज मूवी मेकर है। जैसे एडोब फोटोशॉप का प्रयोग हम जो अपना कंटेंट डेवलप करने में, विशेषकर हम इमेज को जो है डेवलप करने में, उसको हम उसमें संशोधन करने में, उसको पुनर्निर्मित करने में विशेष रूप से करते हैं। वीएलसी मीडिया प्लेयर है। वीएलसी मीडिया प्लेयर जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग हम वीडियो को संचालित करने, ऑडियो को बेहतर रूप में हम तक पहुंचे, इसके लिए हम करते हैं। जैसे शिक्षा और संदर्भ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे किडपिक्स है, माइंड प्ले है, टक्सपेंट है, ये सारे हैं। कुछ ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एडोब फोटोशॉप का हम जानते हैं, कोरल ड्रॉ है। कोरल ड्रॉ के माध्यम से हम, मान लीजिए कि कोई विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं जिसके संदर्भ में हमको कुछ ग्राफिक्स की जरूरत है, कुछ इमेज की जरूरत है, जिसको हम प्रोजेक्ट करके बच्चों को बताना चाहते हैं, तो ऐसे में हम जो कोरल ड्रॉ है या एडोब फोटोशॉप है, इन जो सॉफ्टवेयर हैं, इनका प्रयोग करके एक बेहतर प्रस्तुति बना सकते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनमें बहुत लोकप्रिय गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम के माध्यम से हम काम करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, काफी लोकप्रिय है, ओपेरा है, इसके अतिरिक्त सफारी है, यूजी ब्राउजर है। ये सभी जो ब्राउजर हैं, इसमें अधिकांश ब्राउजर आपको कंप्यूटर पे भी काम करते हुए दिख जाएंगे, और इसके साथ साथ, कंप्यूटर के साथ साथ, वो आपको मोबाइल में भी जो उनका वर्जन है वो एंड्रॉयड फोन और विभिन्न अन्य फोन्स पे भी वो उपलब्ध है, जिसको हम प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्यूटर की तरह ही वहां पर हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे क्रोम के माध्यम से हम जाएं, क्रोम के माध्यम से हम कुछ भी काम करते हैं, तो हम क्रोम को डाउनलोड मोबाइल में भी करके और उसका हम डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेंगे, और जिस तरह से कंप्यूटर में काम होता है उसी तरह से हम कुछ सीमाओं के साथ मोबाइल पर भी काम कर सकते हैं। अब इन जो सॉफ्टवेयर हैं, इनको भी कई रूपों में हम देखते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए उपलब्ध हैं, लेकिन अनेक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध नहीं है, जो ट्रायल वर्जन उनका कुछ समय के लिए उपलब्ध होता है, लेकिन जब वो ट्रायल पीरियड आपका संपन्न हो जाता है तो वो आपसे कुछ पेमेंट की मांग करते हैं। या बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो विज्ञापन के माध्यम से अपनी आय करते हैं, इसलिए आपको वो निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। जैसे बहुत सारे ऑडियो मेकर, वीडियो मेकर और इमेज मेकर ऐसे ऐप होते हैं, जहां पर आप जब इमेज को, जैसे आजकल बहुत लोकप्रिय है इमेज को एडिट करना। लोग अपनी फोटो खींचते हैं और वह फोटो मूर्त रूप में ना जा करके उसमें एडिटिंग करके उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अनेक उपयोग सॉफ्टवेयर करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि उन सॉफ्टवेयर में जब हम, थोड़े दिन तो वो सॉफ्टवेयर सही चलते हैं, लेकिन इसके बाद जब आप इमेज डेवलप कर रहे हैं तो बीच बीच में आपको अनेक विज्ञापन दिखाई पड़ेंगे कि वीडियो का ये विज्ञापन आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ये 30 सेकंड चल जाएगा, उसके बाद ही ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर के भी जो है वर्गीकरण है, विभिन्न उनकी भी श्रेणियां हैं। तो इनको हम समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कुछ पहली श्रेणी है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर किसी भी लागत के बिना उपलब्ध सॉफ्टवेयर हैं। इनको संशोधित नहीं किया जा सकता है। कुछ अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे एडोब रीडर है, ऑडेसिटी है, रिक्यूआ है, स्काइप है,
टीम व्यूअर है, याहू मैसेंजर है, गूगल क्रोम, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और फेसबुक से तो हम सभी भली भांति परिचित हैं, क्योंकि इसने हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हम सभी इसके माध्यम से अपने सामाजिक और शैक्षिक जीवन में बहुत ही लाभ स्वयं को पहुंचा रहे हैं। तो ये जो जो भी सॉफ्टवेयर है, ये सभी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर की जो दूसरी श्रेणी है, वो है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर हैं, ये उपयोगकर्ताओं को एक परीक्षण के आधार पर स्वतंत्र रूप से वितरित किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें एडोब एक्रोबैट, गेटराइट, डीबगर, विनजिप, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, नेटफ्लिक्स ऐप और मैकेफी एंटीवायरस शामिल हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ये शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अगला हम देखें तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिनको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये उपयोगकर्ताओं के लिए स्रोत कोड वाले उपलब्ध सॉफ्टवेयर हैं, जिसे वे संशोधित और पुनर्परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ उदाहरणों में जैसे मूडल है, मोजिला फायरफॉक्स है, थंडरबर्ड है, लिब्रे ऑफिस है, पीएचपी और जीआईएमपी है। ये सभी जो सॉफ्टवेयर हैं, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखें तो जिनको हम कहते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, या जिसको हम कहते हैं कि ये मालिकाना सॉफ्टवेयर है। जो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिसे लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके खरीदा जाता है। जैसे क्लोज सोर्स के सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ताओं द्वारा, इसमें यह विशेषता होती है कि इनको संशोधित नहीं किया जा सकता है। कुछ उदाहरणों की हम बात करें, जैसे नेट है, जावा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और एडोब फोटोशॉप का कुछ वर्जन है। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। इनके लिए हम लाइसेंस शुल्क जो दिया हुआ होता है, उसका भुगतान करके हम इनको परचेज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एंटीवायरस हम लेते हैं। उन एंटीवायरस को जब हम परचेज करते हैं, जब इंस्टॉल करते हैं, तो वो हमसे कुछ कीवर्ड्स मांगता है। तो वो कीवर्ड हमको परचेज करने पर मिलते हैं और उनकी एक अवधि होती है। जो भी हम लाइसेंस शुल्क का भुगतान करते हैं, जैसे हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि ये जो हम सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं, ये हम 1 वर्ष के लिए चाह रहे हैं, 2 वर्ष के लिए चाह रहे हैं, 3 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए। ऐसे हमारे पास रेंज उपलब्ध होती है कि हम कितने दिनों के लिए जो है ये सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं। तो ऐसे जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, वो पूरी तरह से पेड होते हैं। उनको उनका उपयोग करने के लिए हमको पैसा खर्च करना पड़ता है, उनको परचेज करना पड़ता है और तब हम अपने सिस्टम में उनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर से संबंधित कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तत्व हुए। अब इसके बाद हम जो कंप्यूटर सुरक्षा और सुरक्षित अभ्यास है, यानी सिक्योरिटी एंड सेफ प्रैक्टिसेस है, उस पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर की सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं, उन पर हमारा जो ध्यान है वो अमूमन नहीं जाता है। हम कंप्यूटर का शिक्षा में, अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं में बेहतर उपयोग तभी हम कर पाएंगे जब हम उनके सुरक्षा संबंधित मुद्दों से परिचित होंगे। जैसे भौतिक सुरक्षा है। भौतिक सुरक्षा की बात हम करें तो सबसे पहली सुरक्षा ये होती है कि हमारी जो डिवाइस है, हमारा जो सिस्टम है, वो भौतिक रूप से सुरक्षित रहे। जैसे हम देखते हैं कि लोग कंप्यूटर खरीदते हैं और कंप्यूटर खरीदने के बाद उसको डायरेक्ट जो है प्लग इन करके संचालित करते हैं, जो कि उपयुक्त नहीं है। हम कंप्यूटर की जब बात करते हैं तो देखते हैं कि कंप्यूटर में जो यूपीएस है, वो उपलब्ध रहता है। हम चूंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, जो विद्युत है उसमें अप डाउन्स होते रहते हैं, जैसे वोल्टेज घटा बढ़ा करता है। तो अगर हम वोल्टेज घटने बढ़ने से जो संबंधित खतरे हैं, उनसे बचाव के लिए प्रबंध नहीं करेंगे, तो वो हमारे कंप्यूटर को खराब कर सकता है। तो इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित रखने में जरूरी हैं। इसके साथ-साथ हमको उन कारकों के बारे में भी पता करना चाहिए, पता होना चाहिए, जो कंप्यूटर का सुरक्षित रूप से हम उपयोग कर सकें, उसके लिए जरूरी हो।
ये आपको अपने कंप्यूटर को विभिन्न मुद्दों से बचाने और कंप्यूटर के उपयोग के साथ उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी जो जटिलताएं हैं उनसे बचने में भी मदद करनेगा। आइए हम सबसे पहले कंप्यूटर को विभिन्न नुकसानों से बचाने पर चर्चा करें। तो जैसे पहला हमने आपको कहा कि भौतिक क्षति से बचाओ। तो भौतिक क्षति से बचाव के लिए हमने कुछ चीजें, जैसे हमने अभी चर्चा की कि इलेक्ट्रॉनिक जो उतार चढ़ाव है, इससे बचने के लिए ये जरूरी है कि हम ऐसे प्रबंध करें कि जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक जो विद्युत का उतार चढ़ाव है, इससे बचाया जा सके। इसके अलावा जैसे हम अपनी डिवाइस को साफ करने के लिए, कभी कभी होता है कि जल्दी में हम उसको पेपर से या गीले कपड़े से साफ कर देना चाहते हैं कि ये सुरक्षित हमको सुंदर दिखे। तो हमको ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर एक्सेसरीज की सफाई के लिए गीले कपड़ों का उपयोग कतई न करें, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है उनमें पानी का रिसाव हो सकता है और ये आपके सिस्टम में खराबी उत्पन्न कर सकता है। आपने जो भी हमारी डिवाइस है उसको हम चाहते हैं कि सुरक्षित रहे और सुंदर भी दिखे, तो ऐसे में हम कई बार ऐसी चीजें कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि दो चीजें हो गई भौतिक के संदर्भ में। इसके बाद अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के संदर्भ में, जैसे जो वो है वो हार्डवेयर से संबंधित है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर है उससे उसके इंस्टॉलेशन में हमको कौन कौन से जो उपाय हैं वो करने चाहिए, इसके संदर्भ में हम बात करते हैं। जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? सॉफ्टवेयर एक निर्देश है जो हार्डवेयर को विशिष्ट कार्यों को करने में सक्षम बनाता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय आपको सबसे अत्यधिक सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। अगर हम सबसे पहले बात करें और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि उस सॉफ्टवेयर की प्रकृति क्या है जिसे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाना है। जैसे कंप्यूटर पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो है तो पेड सिस्टम से, वो क्लोज्ड सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मार्केट में अनेक गतिविधियों का उपयोग करते हुए, अनेक तकनीक लगाते हुए उसको जो है ओपनली अवेलेबल करा दिया गया, जिसको हम कहते हैं क्रैक वर्जन अवेलेबल है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम प्रयास करें कि कंप्यूटर पर सदैव क्लोज्ड सोर्सेज, लाइसेंस जो वर्जन होता है उसी का प्रयोग करें। जो क्रैक वर्जन है ये हमें विभिन्न तरह के जो साइबर अटैक्स हैं उनसे सुरक्षा नहीं प्रदान करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि समय समय पर जो विभिन्न ऐप हैं उनके लिए अपडेट आता है। तो अपडेट जो होता है वो आधुनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला होता है। कि मान लीजिए कि जो भी हम एप्लीकेशन उपयोग कर रहे हैं उसके संदर्भ में कोई खराबी आ गई, तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट करके उस खराबी को दूर किया जाता है। तो ये तभी होगा जब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो लाइसेंस द्वारा प्राप्त किया गया होगा। इसके अलावा जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, जिसे विंडो या विंडो ओएस भी कहा जाता है। ये सबसे लोकप्रिय और उपयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी प्रकार हम देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये उत्पादकता में मदद करने और कंप्यूटर पर सामान्य कार्यों जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करना है, प्रेजेंटेशन स्लाइड आदि तैयार करना है, उसकी डिजाइनिंग करनी है, इनका एक अनुप्रयोगों का जो है ये समूह है। तो ये सभी जो हम वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें जो विधिक रूप से हमें अलाउ होते हों और जो हमारे सिस्टम के लिए भी, उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी उपयुक्त हो। आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की भी कोशिश कर सकते हैं, जिसमें क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर से अधिक समान सुविधाएं हैं। उदाहरण के लिए जैसे लिनक्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक विकल्प है। इसी तरह ओपन ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के समान है। ओपन ऑफिस के साथ आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के समान ही दस्तावेजों को इसमें संपादित कर सकते हैं, प्रस्तुतियां, अपनी जो प्रेजेंटेशन स्लाइड हैं उनको तैयार कर सकते हैं। लेकिन ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर हैं ये कभी कभी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर हैं, उनको अक्सर जो दुर्भावनापूर्ण हमले होते हैं, साइबर अटैक होते हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए उसको अपडेट नहीं किया जा सकता है। और जो हैकर्स होते हैं, वो उनकी तरफ ज्यादा उन्मुख होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो लाइसेंस्ड आपके सॉफ्टवेयर होंगे, उनको समय समय पर अपडेट किया जाता है कि वो विभिन्न प्रकार के जो साइबर खतरे हैं, उनसे वो सुरक्षा प्रदान कर सके। तो ये सॉफ्टवेयर के संदर्भ में हो गए। अब हम डेटा की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें, डेटा की संरक्षण की हम बात करें, तो आपने देखा होगा कि कभी-कभी कंप्यूटर अटक जाता है। यानी आप जो भी स्लाइड बना रहे हैं, या वो ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है, वो फ्रीज हो जाता है और उचित तरह से काम नहीं करता। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कंप्यूटर हैकिंग है, ओएस सॉफ्टवेयर में समस्याएं हैं, डिजिटल घटकों में खराबी है। ये इन समस्याओं के कारण ऐसा हो सकता है। इस तरह के मुद्दों को सुधारने के लिए जब कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है, या सिस्टम स्लो हो रहा है, या सिस्टम में कोई ऐप जो है वो ओपन ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे में जब इस तरह की सिस्टम में खराबी आती है, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि चीजों को फॉर्मेट कर देते हैं। और फॉर्मेट करने की हमारी जो है ये है कि हम उसको फॉर्मेट करके रीइंस्टॉल कर लेंगे। जैसे हम सभी ज्यादातर क्या करते हैं कि कंप्यूटर में कोई खराबी आई, या मोबाइल डिवाइस में सबसे पहले खराबी आई, तो हम उसको रीस्टार्ट करके देखते हैं कि एक बार स्विच ऑफ कर दिया, फिर से ऑन कर लिया, और फिर भी देखा कि नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जिस फाइल में प्रॉब्लम आ रही है, उस फाइल को फॉर्मेट करके हम डिलीट करके दोबारा से जो है उसको हम इंस्टॉल करते हैं। हम अधिकांशतः अपना पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट कर देते हैं जब कंप्यूटर की ऐसी समस्या आती है तो कंप्यूटर फॉर्मेट करते समय ये संभावना है कि जो कंप्यूटर पे हमारा बाकी डेटा अवेलेबल है, वो खो सकता है। इसलिए हमको डेटा के संरक्षण के संदर्भ में ये ध्यान रखना है कि जब हम कभी फॉर्मेट कर रहे हैं, तो जो डेटा उपलब्ध है उसको हम सुरक्षित कर लें। यानी उसको, जैसे हार्ड डिस्क आती हैं तमाम, अब तो बहुत ज्यादा मेमोरी की हार्ड डिस्क आने लगी हैं। इसके अलावा जो पेन ड्राइव हैं, उनमें हम डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं। इवन हमारा जो मोबाइल है, अगर उसकी मेमोरी में डेटा उपलब्ध है, तो हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके कंप्यूटर की फाइल मोबाइल में सेव कर लें, और फॉर्मेट करने के बाद दोबारा वहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप एमएस ऑफिस जैसे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उनको इंस्टॉल करते हैं, तो आपको लाइसेंस कुंजी दर्ज करने के लिए कहता है कि जो लाइसेंस की है वो आप दर्ज करिए। तो इसलिए हमको क्या करना है कि जब भी हम कोई लाइसेंस्ड वर्जन किसी भी एप्लीकेशन का सेव करें, उसको परचेस करें, तो जो लाइसेंस की है उसको जरूर हम कहीं ना कहीं लिख लें, ताकि भविष्य में जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी उस की, तो हम जो है फॉर्मेट करने के बाद दोबारा वो की डाल करके जो हम डेटा है उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम सभी जो एक गलती करते हैं कि हम अधिकांश फाइल अपने डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे जितनी ज्यादा हम फाइल सेव करते जाते हैं, उतनी ज्यादा हमको असुविधाएं दिखाई पड़ती हैं। हम इस बात को नहीं जानते हैं कि डेस्कटॉप पे ही सारी फाइल पूरे सेव करने से कुछ सिस्टम संबंधी समस्याएं भी, सॉफ्टवेयर संबंधी, हमको दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा हम कोशिश करें कि जो डेटा हम सेव कर रहे हैं, वो सी ड्राइव के अतिरिक्त अन्य ड्राइव में, यदि हमारे पास जो स्टोरेज है वो अवेलेबल है, तो वो करें। क्योंकि जब हम जब फॉर्मेट करते हैं सिस्टम को, तो जो सी ड्राइव पर संग्रहित डेटा है उसको पूरी तरह से मिटा दिया जाता है। इसलिए जो आप डेटा फाइलों को जब सेव करें, तो उसके लिए जो अन्य ड्राइव, जैसे ई ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, उनको आप प्रेफरेंस दें, वहां पर आप जो है सेव करें। इसके अलावा आप डेटा बैकअप के कुछ अन्य स्टोरेज स्पेस ले सकते हैं। जैसे कुछ ऑनलाइन भी क्लाउड्स अवेलेबल होते हैं, जैसे हम देखें गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आपको निःशुल्क रूप से इतना ही डेटा, इतने ही स्टोरेज आपको मिल रहा है। जैसे आपके पास 16 GB ही अवेलेबल है। 16 GB से ज्यादा डेटा अगर आप संरक्षित करना चाहते हैं, तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य बहुत सारी, जैसे वन ड्राइव है, अनेक हैं, जो जियो है उसकी भी अपनी ड्राइव है।
तो ये सारे ऐसे विकल्प हैं जिनको हम डेटा के संरक्षण के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसमें लाभ क्या होता है कि हम जहां भी अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो हमारे द्वारा सेव किया गया जो भी डेटा है वो हमको उसी मूल रूप में उपलब्ध हो जाएगा और हम उसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जल्दी से बात करते हैं शिक्षा में इंटरनेट की। इंटरनेट के बारे में हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट के आगमन के बाद, इंटरनेट के जो व्यवस्था में स्थान बनाने के बाद पूरी दुनिया जो है वो एक गांव का जैसा बन गई है और हम एक समूह में एक तरह से संयुक्त हो गए हैं। जो दुनिया भर के कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके इन जुड़े हुए होने का कारण क्या है? वो इंटरनेट है। अगर हम देखें तो कंप्यूटर सिस्टम में ऐसे परस्पर जुड़े नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट सभी कंप्यूटिंग उपकरणों जैसे डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल फोन, इन सब का एक नेटवर्क है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरनेट कुछ और नहीं है बल्कि विभिन्न कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच अंतः संबंधन है। सभी नेटवर्क के अंतः संबंध को हम वर्ल्ड वाइड वेब, WWW या केवल वेब भी कहते हैं। अब हम देखें तो नेटवर्क के विभिन्न प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? जैसे कुछ प्रकार प्रमुख हैं। पहला है पैन है, जिसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये जो पैन है एक व्यक्ति के अंतर्गत औसतन 10 मीटर की सीमा के भीतर व्यवस्थित एक नेटवर्क है। पैन में व्यक्तिगत कंप्यूटिंग उपकरण जैसे डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइस आदि जिन्हें व्यक्तिगत उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये पहला हुआ पैन। दूसरा है लैन, जिसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो लैन है ये कंप्यूटरों का एक समूह है जो एक छोटे से क्षेत्र जैसे एक इमारत है, कोई स्कूल हो गई या कोई कार्यालय हो गया, इसमें ईथरनेट केबलों का उपयोग करके चीजें जुड़ी हुई होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम कहें कि किसी कार्यालय में जब विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम जुड़े होते हैं तो वह लैन होते हैं। लैन में जो डेटा का ट्रांसफर है वो बहुत तेजी से होता है। जैसे हम देखें कि बहुत सारे शिक्षण संस्थाओं में लाइब्रेरी का सिस्टम है, वो इस लैन के थ्रू जुड़ा होता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर जो इंटरनल वर्क है उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो अगला है जो नेटवर्क, उसको हम मैन कहते हैं। मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक नेटवर्क है जो एक बृहत्तर नेटवर्क बनाने के लिए विभिन्न लैन को आपस में जोड़ करके एक बड़ी भौगोलिक सीमा के क्षेत्र को कवर करता है। जैसे विभिन्न लैन में हम बात करें तो जैसे टेलीफोन एक्सचेंज है, ये लाइन के माध्यम से जुड़े होते हैं। एक विश्वविद्यालय या कॉलेज है, उसमें विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम जब जुड़े होते हैं तो इनको हम कह सकते हैं कि एक ये बड़े भौगोलिक क्षेत्र में होते हैं, इसलिए हम इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन कहते हैं। इसके अलावा अगला है वैन, जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क का उच्चतम स्तर है। वैन में टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिकल केबल या उपग्रह लिंक्स का उपयोग किया जाता है और जो इंटरनेट है ये वैन का सबसे बड़ा रूप है। इसके अलावा अगर हम बात करें आईसीटी के उपयोग से संबंधित अन्य मुद्दों की, तो आईसीटी के लाभ से तो हम बहुत सारे परिचित हैं। बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो हमें शिक्षा में, अन्य व्यवस्थाओं में मिलते हैं। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिनको जानना जरूरी है। वो मुद्दे हमारे इसी आईसीटी के यूज से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम पहले मुद्दे की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा है। हम जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, आज हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ डिजिटल जो तकनीकी है, इंटरनेट का प्रसार है, वो बढ़ा है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो जब से 4G नेटवर्क का आगमन हुआ, 4G नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध हुई, उसके बाद आईसीटी का जो प्रयोग है वो बड़ी तेजी से बढ़ा। और ये 2015 अगर हम देखें 14-15 से ये जो आईसीटी का उपयोग है वो हमारे समाज के प्रत्येक क्षेत्र में काफी बढ़ा है, क्योंकि हमारी व्यवस्थाओं में बड़ा व्यापक परिवर्तन हुआ है।
जैसे पहले हम 2G और 3G नेटवर्क की बात करें तो वहां हमको कोई वीडियो प्ले करना होता था तो वो बड़ी धीमी गति से प्ले होता था और बफरिंग करता था। लेकिन 4G नेटवर्क के बाद त्वरित इंटरनेट उपलब्ध हुआ और त्वरित इंटरनेट ने एक नई व्यवस्थाएं दी। जैसे आज हम देखें तो हम ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऐप्स का उपयोग करते हैं। हम ऑनलाइन जो दूसरी चीजें हैं, बहुत सारे नए ऐसे क्षेत्र इजाद हुए हैं इसके बाद। तकनीकी की जो व्यवस्था है सुदृढ़ हुई तो अनेक रोजगारों का भी सृजन हुआ। जैसे ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग सर्विसेज हैं, ये सारी तभी सेवा ये प्रभाव में आई जब हमारे पास बेहतर गति वाला इंटरनेट उपलब्ध हुआ। तो लेकिन इसका हम देखते हैं कि उपयोग हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ा और कहीं-कहीं अति के रूप में भी बढ़ा। तो कुछ मुद्दे हैं, जैसे पहला मुद्दा हमने चर्चा की स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा। हम इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन में कि बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमको दिखाई पड़ती हैं। जैसे लगातार हम कंप्यूटर पर बैठ करके काम करते हैं, स्क्रीन को देखते रहते हैं, स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ी हुई होती है तो हमारी आंखों को भी असुविधा होती है और देर तक बैठे रहते हैं तो उसके कारण जैसे हमारा पीठ दर्द है और भी बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे ईयरफोन का लगातार हम उपयोग करते हैं, कुछ लोगों को आप देखिए कि वो ईयरफोन के बिना कम ही दिखते हैं। उनका ज्यादातर काम जो है मोबाइल पर होता है या सिस्टम पर होता है, वो हेडफोन लगाए हुए होते हैं। तो ये जो हेडफोन लगाए रहने की प्रवृत्ति है, ये हमारी जो है मानसिक इससे और शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अनेक दुर्घटनाएं भी होती हैं, इसलिए हम सभी प्रयत्न करते हैं कि ईयरफोन का प्रयोग, मोबाइल फोन का प्रयोग ड्राइविंग करते समय और ट्रैफिक में जाते हुए, पैदल जाते हुए नहीं करना चाहिए। तो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं जिनका हमें ध्यान में रखना है कि ये सारी चीजें हमें इनकी अति नहीं करनी है, इनका विवेक सम्मत उपयोग करना होगा। और विवेक सम्मत उपयोग कब होगा? जब हम इनके विभिन्न जो तकनीकी और बाह्य पहलुओं से परिचित होंगे। इसके बाद कुछ नैतिक मुद्दे हैं। हम जानते हैं कि हर किसी के पास अपना नैतिक दर्शन होता है जो उनके सही और गलत के बीच में चयन करने के लिए उनका मार्गदर्शन करता है। हम देखें तो कंप्यूटर और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसमें नैतिकता कंप्यूटर और कंप्यूटर के इंटरनेट के उपयोग के लिए नैतिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग भी हमको दिखाई पड़ता है। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर नैतिकता उन प्रक्रियाओं, मूल्यों और मानदंडों से संबंधित है जो किसी भी व्यक्ति, संगठन या इकाई के नैतिक मूल्यों और विश्वासों को नुकसान पहुंचाए बिना, उल्लंघन किए बिना कंप्यूटिंग तकनीकी और इसके संबंधित विषयों का उपभोग करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। हमको ये ध्यान में रखना होगा कि तकनीकी का उपयोग करते समय हम कुछ ऐसा ना करें कि जो नैतिक ना हो। जैसे हम बहुत तरह की सामग्री बनाते हैं तो किसी अन्य की जो सामग्री है उसको हम अपने नाम से प्रस्तुत ना करें। हम किसी अन्य के काम को, उसके एकेडमिक वर्क को सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन उसका श्रेय उसको देते हुए कि ज्ञान का जो यह पक्ष है वो इन्होंने उसका जो है उसकी प्रस्तुति की है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। इसके अलावा बहुत सारे कानूनी मुद्दे भी हैं। जैसे साइबर अपराध के बारे में हम जानते हैं, साइबर बुलिंग के बारे में जानते हैं। जो साइबर अपराध का अर्थ है कि कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करके जो आपराधिक गतिविधियां की जाती हैं, जैसे कंप्यूटर हैकिंग है, डेटा संशोधित करना है, वेबसाइट स्यूफिंग है, पहचान की चोरी के माध्यम से पैसा बनाना है। आज हम देखते हैं कि साइबर जो अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं। बहुत सारे जो बेरोजगार लोग हैं वो इस तरफ प्रवृत्त हो गए क्योंकि वो साइबर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका स्मार्ट यूज जानते हैं। तो ऐसे लोगों को वो टारगेट करते हैं जो कंप्यूटर का, मोबाइल का और साइबर चीजों का सही उपयोग नहीं जानते हैं। तो कानूनी मुद्दों को भी हमें गौर करना होगा और किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमें इस तरह के कानूनी मुद्दों में इन्वॉल्व करता हो। इसके अलावा हम देखें तो कुछ सामाजिक मुद्दे हैं। सामाजिक मुद्दे ये हैं कि तकनीकी में हम इतना इन्वॉल्व ना हो जाएं कि हमको दिक्कत हो। हम समाज के एक प्राणी हैं, हम एक सामाजिक शरीर हैं, हमारे समाज के कुछ दायित्व हैं। जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ मित्र अनेक दिनों बाद मिल रहे हैं,
अनेक दिनों बाद एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन सभी अपने अपने मोबाइल पर एक दूसरे के साथ बात ना करके अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त हैं। तो ऐसे सामाजिक मुद्दों पर भी हमें ध्यान रखना है कि तकनीकी का विवेक सम्मत उपयोग करें, जहां आवश्यक हो वहां करें, और यह तकनीकी हमारे लिए बोझ ना बने, इसको जो है हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा कंप्यूटर का उपयोग करने के कुछ अच्छे अभ्यास, यानी हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं कि जैसे कुछ जानकारी है जिसमें हमने चर्चा भी की कि सबसे पहले तो यह अनुशंसा की जाती है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको हमें अपडेट करते रहना चाहिए। इसके अलावा जो यदि आप कोई वेबसाइट सर्च करने के लिए सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको लाखों परिणाम विद इन सेकंड दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रत्येक जो वेबसाइट है वो विश्वसनीय नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे वेबसाइट चलाते हैं जहां पर चीजों की प्रामाणिकता पर उनकी जो मौलिकता है उसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो हमको ध्यान रखना है कि हम सदैव विश्वसनीय वेबसाइटों का ही प्रयोग अपने शैक्षिक कार्यों के लिए करें। जैसे हम पासवर्ड अनेक बनाते हैं, तो पासवर्ड का उपयोग हम जब भी करें तो हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। बहुत जनरल पासवर्ड ना बनाएं। जैसे बहुत सारे लोग अपने नाम के अक्षर और कुछ उनके फेवरेट अंक होते हैं उनके साथ पासवर्ड बना देते हैं, ये जनरल हुआ। बहुत सारे लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ बनाते हैं। तो हम जब पासवर्ड बनाएं तो हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसमें जो है नंबर भी हो और डिजिट भी हो, कुछ अल्फाबेट्स भी हों, और इसके साथ साथ जो स्पेशल कैरेक्टर हैं जैसे एट द रेट है, हैश है, ये स्टार है, ये सभी सम्मिलित हों। और इसके साथ साथ हमको ये ध्यान रखना होगा कि कभी भी हम कोई भी ऐसे अननोन लिंक पे क्लिक ना करें जो हमको साइबर एक अपराधियों का जाल होता है। बहुत बार हमारे पास मैसेजेस आते हैं, ईमेल आते हैं कि आपने ये जो है इनाम जीता है, आपको इतनी पुरस्कार राशि दी जा रही है, आप इस लिंक पर जा करके। अब तो चूंकि एआई का उपयोग होने लगा है, तो एआई के उपयोग के साथ हम देखते हैं कि इस तकनीकी का उपयोग भी साइबर अपराधी कर रहे हैं। इस तकनीकी के उपयोग में जैसे बहुत बार आपको कॉल आती है कि वो आवाज आपके परिजन की होती है, आपके फादर मदर या वाइफ किसी की भी हो सकती है। उस आवाज में आपको फोन आएगा कि अब मुझे इसकी आवश्यकता है इतने पैसों की, आप इस पर जाकर के पे कर दीजिए। तो हमको ये विशेष ध्यान रखना है कंप्यूटर और डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते समय कि हम ऐसे किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, बिना विश्वसनीय सोर्सेस के जो भी जानकारी हमको आ रही है उस पर, उसके आधार पर हम काम ना करें। बहुत सारे लोग बैंक कर्मी बन करके आपको फोन करेंगे कि आपका एटीएम एक्सपायर हो गया है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, आप अपना ये नंबर बता दीजिए, ओटीपी बता दीजिए। ओटीपी कभी भी किसी भी तरह के जो मौलिक प्रक्रियाएं हैं उनमें आपसे नहीं पूछा जाता है। ओटीपी अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो वैध प्रक्रिया के अंतर्गत ही पूछा जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि कंप्यूटर का जो उपयोग है वो हमें विवेक सम्मत तरीके से करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो आईसीटी है उसका उपयोग जो जीवन पर्यंत अधिगम है, जिसको हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहते हैं, कि जो अधिगम है वो कई तरह से होता है। हम जिसको मुख्य रूप से कुछ भागों में विभक्त कर सकते हैं कि पहला होता है औपचारिक अधिगम। इस अधिगम में वह अधिगम शामिल है जैसे हम किसी स्कूल या कॉलेज में इनरोलमेंट करते हैं, हमारी पढ़ाई होती है, परीक्षा होती है, और उस पढ़ाई और परीक्षा के बाद हमें डिग्री प्राप्त होती है। तो इस तरह के अधिगम को हम औपचारिक अधिगम कहते हैं। दूसरा होता है गैर औपचारिक अधिगम। इस गैर औपचारिक अधिगम में वह अधिगम शामिल है जो उन नियोजित गतिविधियों में अंतर्निहित है जिन्हें स्पष्ट रूप से अधिगम के रूप में डिजाइन नहीं किया गया है, परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण अधिगम तत्व सम्मिलित है। जैसे हम अपने कार्यस्थल पर हैं, वहां पर कोई हमारा साथी हमको कोई व्यावसायिक स्किल, कोई कौशल सिखा दे, मतलब वो हमें उसके द्वारा सीखना निश्चित निर्धारित नहीं था, लेकिन कार्य करते करते उस व्यक्ति ने हमको यह स्किल सिखा दी। लेकिन
ये हमारे औपचारिक अधिगम का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारे औपचारिक अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं उनको प्रभावी बना सकता है। ऐसे अधिगम को हम गैर औपचारिक अधिगम कहते हैं। इसके अलावा अनौपचारिक अधिगम, जो अनौपचारिक अधिगम है ये हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों से संबंधित है। हम देखें तो हम प्रत्येक क्षण जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। किसी भी घटना को घटित होते हुए देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को आपस में बात करते हुए, कुछ क्रिया करते हुए देखते हैं तो सीखते हैं। तो ये जो है, ये इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, इसकी कोई पाठ्यवस्तु नहीं होती। ये अनौपचारिक अधिगम कहीं भी कभी भी हो सकता है। तो हम देखें कि जीवन पर्यंत जो अधिगम है वो हम सभी के लिए एक आवश्यक मुद्दा है। हम सभी यदि जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते हैं तो यह हमारे अनुभवों में वृद्धि करता है और हमको जो है एक परिपक्व व्यक्तित्व के रूप में विकसित करता है, जो कि समाज को, राष्ट्र को और स्वयं के लिए काफी जो है लाभदायक हो सकता है। जीवन पर्यंत अधिगम की आवश्यकता की अगर हम बात करें तो व्यक्ति उन सभी आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्य, अभिवृत्ति और समझ से सुसज्जित है जिनकी उन्हें एक व्यक्ति, नागरिक और कार्यकर्ता के रूप में आवश्यकता है। तो ये जो उसकी स्किल है ये अपडेट होती रहे, उनमें विकास होता रहे, इसलिए जीवन पर्यंत की जो है आवश्यकता होती है ऐसे अधिगम की। हम जानते हैं कि जब व्यक्ति नई योग्यताओं और कौशलों से सुसज्जित होते हैं तब वो समुदायों को और अधिक उत्पादक और नवाचारी बनाने में सहायता करते हैं। जब हम जीवन पर्यंत अधिगम करते रहते हैं, मान लीजिए कोई शिक्षक है या बैंक कर्मी है या रेलवे में कार्य करने वाला व्यक्ति है या सामान्य कोई जो है दैनिक कार्य संपादित करने वाला व्यक्ति है, जब वो अपने प्रोफेशन से संबंधित नई नई स्किल सीखेगा तो वो अपनी व्यवस्थाओं को और प्रभावी तरीके से करेगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम जीवंत पर्यंत कुछ कुछ सीखते रहें। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलाव चाहिए और हम देखते हैं कि उसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पे बहुत सारी नई चुनौतियां होती हैं और इन चुनौतियों को वही लोग समझ सकते हैं, इनसे वही लोग निपट सकते हैं जो स्वयं को अपडेट करते रहते हैं। क्योंकि नई तरह की डिमांड जब आती है उसको फुलफिल करने के लिए अगर हमारे पास स्किल है, हम लगातार सीख रहे हैं तो हम जरूर उसको, जो नई मांग है उसका सामना कर सकते हैं, उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो जो जीवन पर्यंत अधिगम है ये अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाता है। व्यक्ति जितना अधिक कौशल, ज्ञान तथा योग्यता विकसित करेंगे उतना ही अधिक अर्थव्यवस्था की क्षमता का स्तर होगा। एक मजबूत अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है वो है कि नागरिकों को अधिक कमाने के अवसर और बेहतर जीवन का लाभ प्राप्त हो तथा वे अर्थव्यवस्था प्रणाली में योगदान देते रहें। तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाने के लिए ये आवश्यकता है। और हम देखें तो दो अन्य कारण अगर हम दूसरे रूप में समझना चाहें तो जिनके कारण से जीवन पर्यंत अधिगम की आवश्यकता है, पहला है व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास अपनी स्वयं के जीवन को अद्यतन करने तथा परिष्कृत करने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति को उन गतिविधियों में शामिल होना चाहिए जो उनकी अभिज्ञता, ज्ञान तथा व्यक्तिगत कौशल को में सुधार करने में सक्षम बनाती हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो उसका जो भी ज्ञान है, उसकी जो भी स्किल है, वो अगर नई नई स्किल सीखता रहेगा तो वो व्यवस्थाओं को ज्यादा प्रभावी बना पाएगा और यह उसके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी उपयोगी होगा। क्योंकि व्यक्तिगत विकास तभी होगा जब हम निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो ये ज्ञान आधारित समाज है, इसमें नई नई प्रवृत्तियां आती रहती हैं और एक स्किल को जब हम सीखते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत तकनीकी के रूप में कोई नई जो है चीज हमारे पास आ जाती है। जैसे हम लोगों ने इधर कोविड के पीरियड में देखा कि जब मूर्त कक्षाएं संपादित होना संभव नहीं हुआ तब ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प हम सभी के सामने आया। इन ऑनलाइन क्लासेस के संचालन और निर्वहन के संबंध में जिन शिक्षकों ने सीख लिया वे बेहतर विकास कर पाए अपना भी और विद्यार्थियों का भी।
इसके अलावा व्यक्तिगत विकास के अतिरिक्त अगर हम व्यावसायिक विकास की बात करें, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यावसायिक ज्ञान, कौशल और योग्यताओं के विभिन्न कारणों से अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो जिस भी प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन से संबंधित उस प्रोफेशन को और प्रभावी तरीके से उसमें अपनी जिम्मेदारियों को संपादित करने से संबंधित जो भी नवीन जो है ज्ञान आता है, उससे अगर जो है समायोजित होने की क्षमता अगर व्यक्ति में है, तो उसका व्यावसायिक विकास भी हम देखते हैं कि तेजी से होता है। अब हम चर्चा करें कि कुछ आईसीटी जो हमारे जीवन पर्यंत सीखने में सहायक है। कुछ ऐसे जो है उपकरण हैं, कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जो हमें लाइफ़ लॉन्ग लर्निंग के लिए फ़ोकस करते हैं। हम देखते हैं कि व्यक्ति आजीवन किसी संस्था का सदस्य नहीं रह सकता। हम सभी के जीवन में एक वक़्त आता है कि जब हम अपने व्यावसायिक उन्नयन के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में जब हमारी आकांक्षा और इच्छा हो कि हम ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, तो बहुत सारे विकल्प हैं कि हम अपनी जॉब करते हुए, अपना काम करते हुए, अपना व्यवसाय करते हुए, हम कुछ ऐसे सोर्सेज़ हैं जहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जीवन पर्यंत सीख सकते हैं। जैसे ई-पुस्तकें हैं। आजकल जो किताबें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध हैं, इनको हम ई-बुक्स कहते हैं। तो ये कई ई-बुक्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और कुछ ऐसी ई-बुक्स हैं जिनका कुछ वर्ज़न ऑनलाइन वर्ज़न है, वो कम शुल्क के साथ उपलब्ध है। तो हम ई-पुस्तकों का उपयोग जो कर सकते हैं, अपने ज्ञान के वर्धन के लिए, जीवन पर्यंत अधिगम के लिए। इसके अलावा ऑडियो वीडियो प्रोग्राम हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं, ऐसे प्रशिक्षक हैं, विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ हैं जो ऑनलाइन अपने लेक्चर बना करके डेवलप करते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते हैं। वहाँ से हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग को लिए जो है वो अपने काम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज़ हैं जिनको हम ओईआर कहते हैं, जो एक ओपन लाइसेंस से जुड़े होते हैं। इनके जैसे इनमें बहुत सारी सामग्री जो होती है ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से विभिन्न प्रारूपों में ये उपलब्ध रहती है। इसके अलावा सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया जो है वो समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क बनाए रखने का एक माध्यम है। आजकल विभिन्न सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, जिनमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ेमस व्हाट्सएप है, फ़ेसबुक है, यूट्यूब है। इनके माध्यम से भी हम जीवन पर्यंत अधिगम में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलते हैं, हैं? इसके ऑनलाइन पाठ्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम जैसे मूक्स के माध्यम से हम जो है काम कर सकते हैं। अब हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजीसी ने एक नई व्यवस्था दी है कि जिन विश्वविद्यालयों को श्रेणी 1 के विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा, वो अपने ऑनलाइन पाठ्यक्रम चला सकते हैं। उन ऑनलाइन पाठ्यक्रम में एनरोल्ड होकर के, उन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में संलग्न होकर के हम जीवन पर्यंत सीखने की जो हमारी मंशा है, उसको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉग है। ब्लॉग जो है एक पर्सनल वेबसाइट होती है, जिसके माध्यम से हम जो है जहाँ पर जाकर के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे एसडीजी गोल हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं, उनमें भी कहीं न कहीं जो यह तकनीकी है, इसका प्रयोग हम दिखाई पड़ता है कि इस तकनीकी के प्रयोग के माध्यम से हम सतत विकास लक्ष्यों के प्रति हम प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे अनेक अध्ययन हुए हैं जिनसे पता चला है कि उन देशों जो सतत विकास लक्ष्य के साथ अच्छी प्रगति कर रहे हैं, वहाँ तथा वहाँ की जो आईसीटी है, उसमें भी वो बेहतर कर रहे हैं, दोनों के बीच कोरिलेशन है। यानी जो टेक्नोलॉजी में बेहतर कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से सतत विकास लक्ष्यों की तरफ भी प्रवृत्त हो रहे हैं। जैसे हम जब जिन सतत विकास लक्ष्यों की बात करते हैं, वो 17 हैं, जिनमें चौथा लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो हम देखते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है कि हम तकनीकी का प्रयोग करें, क्योंकि विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम फेस टू फेस मोड में
काम नहीं कर सकते। भारत जैसे, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, तो एक बहुसांस्कृतिक विविधतापूर्ण राष्ट्र है। यहाँ की जो भौगोलिक जटिलता है वो अनेक मामलों में हम सभी को सम्मुख दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर जहाँ हम फेस टू फेस प्रोग्राम नहीं चला सकते हैं, वहाँ हम तकनीकी के माध्यम से हम काम कर सकते हैं और गुणवत्तापरक शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा है, उसके लिए टेक्नोलॉजी काम कर रही है। पर्यावरण के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके संदर्भ में तकनीकी का विशेष योगदान है। तो इस तरह हम देखते हैं कि तकनीकी न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी काम कर रही है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि तकनीकी का किस तरह से हमें विवेक सम्मत उपयोग करना है, और किस प्रकार हम तकनीकी का बेहतर उपयोग करके न केवल शैक्षिक प्रक्रियाओं को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नमस्कार।